हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशल आइस एकेडमी। हम लोग अपने पॉलिटी की सीरीज में आज इमरजेंसी चैप्टर करने वाले हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन के लिए आर्टिकल 352 टू 360 के बारे में बोला गया है। तो इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, क्या होती है, उसमें कितने आर्टिकल होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और अभी जो रिसेंट का टाइम चल रहा है तो कोरोना कोविड-19 का क्राइसिस है, तो मोस्टली सारे फाइनेंशियल एक्टिविटी बंद है। तो क्या ऐसे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है? अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो उसका क्या होगा? इमरजेंसी को यहाँ पे बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, प्रेसिडेंशियल रूल राष्ट्रपति शासन, फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल, ऐसे बोला जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या है। ठीक, तो देखिए इमरजेंसी, जैसे मैंने बोला आर्टिकल 352 टू 360 इतने में इमरजेंसी आती है। ठीक, इसी के बीच में इमरजेंसी की सारी बातें की गई हैं। आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 में इमरजेंसी आपातकाल के सारे प्रावधानों का जिक्र आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 में किया गया है, जो कि संविधान के पार्ट 18 में आते हैं। तो चलिए देखते हैं इमरजेंसी कितने टाइप की होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए क्या प्रोविजन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम है, मतलब नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बोला गया है। 356 प्रेसिडेंशियल रूल और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए क्या बोला गया है। तो जहां तक आर्टिकल 352 की बात करें, एक जनरल टर्म में बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, बट संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। संविधान में नेशनल इमरजेंसी नाम का किसी शब्द का इस्तेमाल, किसी शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। ठीक, वहां पे नेशनल इमरजेंसी के लिए अलग वर्ड है। ठीक, तो देखते हैं वो क्या है। तो पहला, ये नेशनल इमरजेंसी जो संविधान में बोला गया है, अलग वर्ड है, उसके बारे में देख लेंगे। तो वो किस आर्टिकल में आते हैं और 352 में आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं कि वो 352 में आते हैं, बट वो किस आर्टिकल से लगाए जा सकते हैं। 352 से लगाए सकते हैं, किस केस में लगाए सकते हैं। तो पहला, अगर किसी से वॉर होता है या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, वॉर होता है या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या फिर आर्म्ड रिबेल होता है, तो ऐसे केस में आर्टिकल 352 का यूज करके इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक, आर्टिकल 352 का यूज करके इमरजेंसी ऐसे केस में लगाई जा सकती है। ठीक, और आगे का प्रोविजन देखते हैं इसके लिए क्या है। तो जैसा कि हम लोग अभी तक इतना तक देखे थे कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेल के केस में ये इमरजेंसी लगाई सकती है, आर्टिकल 352 का यूज किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी का मतलब है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड जिक्र है उसको सिर्फ बोला प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक, बाकी कोई जिक्र नहीं है। तो वो किससे आता है? जो आर्म्ड रिबेल है, इसके पहले तक आर्म्ड रिबेल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था।
ये 44th अमेंडमेंट का यूज करके आर्म्ड रिबेल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। ये आर्म्ड वर्ड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का यूज करके लाया गया। इसके पहले तक यहाँ पे था इंटरनल डिस्टर्बेंस केस में लगाया सकता है, ठीक। तो अब वो इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के आर्म्ड रिबेल लगाया गया है, क्योंकि इसका एक बार मिसयूज हो चुका है। इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड का यूज करके कि जो देश में एक खराब स्थिति थी उसका प्रयोग करके उन्होंने देश में नेशनल इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किया था, ठीक। तो देखते हैं ये इमरजेंसी कितने मतलब आती कैसे है, कितने टाइप का हो तो पता ही अभी, ये आती कैसे है। तो इमरजेंसी लगाने के लिए 44th अमेंडमेंट के पहले, 44th अमेंडमेंट 1976 के पहले ये प्रोविजन था कि कैबिनेट से कुछ पूछना नहीं, प्राइम मिनिस्टर के ओरली बोलने पे प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी लगा सकते थे। बट जब एक बार गड़बड़ हो गई तो उसके बाद लिखा गया कैबिनेट के रिटर्न रिक्वेस्ट पे, प्राइम मिनिस्टर के रिटर्न रिक्वेस्ट पे प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी लगाएगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे लिखा गया रिटर्न रिक्वेस्ट, रिटर्न रिकमेंडेशन के सीन में ही इमरजेंसी लग सकती है, ठीक। अब अगर इमरजेंसी लग सकती है, और एक बात है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्टिकल 352 ही, सिर्फ एक आर्टिकल 352 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कि कैबिनेट वर्ड मेंशन है, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कैबिनेट वर्ड मेंशन नहीं है। देन पॉइंट नंबर 3 पे आइए, अगर इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने लगा भी दिया तो अप्रूवल कितने दिन में होना चाहिए वो देखते हैं। 1 मंथ का अप्रूवल होना चाहिए, मतलब विदिन 30 डेज इमरजेंसी लगती है, तो विदिन 30 डेज में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से अप्रूवल होना चाहिए। बट अगर उस टाइम लोकसभा सेशन में नहीं है तो विदिन 1 मंथ राज्यसभा से अप्रूवल मिलना चाहिए विदिन 1 मंथ। और उसके बाद अगर लोकसभा जब भी सेशन में आती है तो लोकसभा के सेशन में आने के 30 डेज तक ही एक्सटेंशन है, 30 डेज के अंदर लोकसभा से भी परमिशन मिलना चाहिए। अगर इन केस दोनों से परमिशन नहीं मिला तो फिर क्या होगा, तो इमरजेंसी वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक। और अगर एक बार लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट से परमिशन मिल गया, और अगर अगर एक बार लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन मिल गया तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में इनडेफिनिट पीरियड तक इमरजेंसी ये लगी रहेगी। इनडेफिनिट पीरियड तक इमरजेंसी लगी रहेगी। और इसमें देखते हैं उस इनडेफिनिट पीरियड तक लगे रहने की उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हर 6 महीने पे पार्लियामेंट से उस इमरजेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए एक रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है, ठीक। एक रिजोल्यूशन पास होना जरूरी है जिससे कि पार्लियामेंट से पास होने के बाद रिजोल्यूशन उस इमरजेंसी को कंटिन्यू रख सके, उस आपातकाल को कंटिन्यू रख सके, ठीक है। अब ये सब देख लिया, इमरजेंसी कैसे लगती है, क्यों लगती है, कैसे उसमें अप्रूवल किसका लगता है, कितने दिन में, ये सब देख लिए। अब अगर इमरजेंसी को हटाना है तो क्या होगा, ठीक है। अगर हटाना है तो लोकसभा से सिर्फ, अगेन आई एम यूजिंग वर्ड लोकसभा, ना कि पार्लियामेंट, लोकसभा से सिर्फ एक रिजोल्यूशन पास करना होगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन पास होने के बाद इमरजेंसी को हटा सकता है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी को हटा सकता है। अगेन आई एम टेलिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी वर्ड नहीं है, वहां पे आर्टिकल 352 में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, इमरजेंसी को लागू करना, ये बात बोला गया है, ठीक। अब आते पॉइंट नंबर 6 पे। इमरजेंसी लग जाती है तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं,
मतलब सस्पेंड हो जाते हैं, तो वहां पे भी प्रोविजन है। आर्टिकल 358 और 359 का देखते हैं, वहां पे ये फंडामेंटल राइट को एक्शन करने के लिए एम्पावर करते हैं। आर्टिकल 358 और 359 फंडामेंटल राइट को काम करने के लिए और उसके ऊपर कितने एक्शन होंगे, कितना रुकेगा फंडामेंटल राइट, इसके लिए एम्पावर आर्टिकल 358 और 359 करते हैं। तो चलिए 358 को देख लेते हैं। जब आर्टिकल 358 लागू होता है, जब आर्टिकल 358 लागू होता है, इमरजेंसी लग गई, 358 लागू हुआ, तो 358 के लागू होने के बाद में सारे के सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 19 के लिए 358, आर्टिकल 19 को अगर रोकना है, आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर उसको रोकना है तो 358 का यूज करके आर्टिकल 19 को रोका जाएगा। बट अगर सारे फंडामेंटल राइट को रोकना है एक्सेप्ट आर्टिकल 19 को, और उसमें बेसिकली बोला क्या गया था कि आप फंडामेंटल राइट के लिए नेशनल इमरजेंसी के टाइम में कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। 359 में बोला गया था कि आप फंडामेंटल राइट के लिए जब लगा हुआ होता है तो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। ऐसे में प्रेसिडेंट एक अलग से ऑर्डर निकालते, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू एक्सेप्ट आर्टिकल 19 सारे फंडामेंटल राइट 359 से खत्म होते हैं। ठीक, 359 से सारे फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड हो गए। ठीक है, डेड नहीं होते हैं, डेड नहीं होते, सस्पेंड होते हैं। लेकिन 350 अगर आप 359 का आपने लगा दिया, प्रेसिडेंट ये करता है, प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं 359 का कि कितने टाइम तक 359 रहेगा। लेकिन उसमें आर्टिकल 19 359 से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। आर्टिकल 19 पे 359 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आर्टिकल 358 का यूज जब करेंगे तब फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी की रुकेगी। ठीक, ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो क्लास में आके क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे कि ये इमरजेंसी कब तक आई गई है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो 352 का जिक्र किया गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, इमरजेंसी को लागू कितने बार किया गया है तो वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोला गया था उसके हिसाब से 1962 जब इंडिया चाइना वॉर हुआ, 1965 की इमरजेंसी के लिए कोई स्पेशली नहीं लाया गया, क्योंकि 1962 की जो इमरजेंसी थी वो 1965 में भी कंटिन्यू थी। तो जो 1965 का वॉर था इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम 1962 की वॉर की जो इमरजेंसी थी इंडिया चाइना की, वो लगी हुई थी, तो वो कंटिन्यू हुई थी। फिर 1971 के लिए 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, बांग्लादेश जो पैदा हुआ। ठीक है, तब और फिर 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे एक इमरजेंसी लगाई गई, वो 1975 की थी जो कि इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो अब तक देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बार, हिस्ट्री में देखा जाए तो 3 बार कॉन्स्टिट्यूशनली इमरजेंसी लगाई गई है, सन 1962 में, 1971 में, 1975 में। और 1965 की जो इमरजेंसी थी वो 1962 की इमरजेंसी के साथ में ही थी। ठीक है, वो 1962 की इमरजेंसी के साथ में ही थी। ठीक, तो ये नेशनल इमरजेंसी का था। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, हम लोग थोड़े टाइम बाद देखते हैं। ठीक है, तब तक दूसरे पे जाते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल। ये कॉन्स्टिट्यूशन में 356 में जिक्र किया गया है। तो ये 356 किस फॉर्म में आता है, इसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है कि 355 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट को चलने के लिए कहेगी। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फेल होता है तो इमरजेंसी लगा सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने के लिए कहेगी। इस बीच में अगर कोई रुकावट आती है
या फिर किसी एक्सटर्नल थ्रेट से, किसी बाहरी दुश्मन से किसी राज्य को खतरा होता है, तो उसका प्रोटेक्शन आर्टिकल 355 का यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 355 का यूज करके देश में किसी भी राज्य पे होने वाले बाहरी हमले या फिर वहां पे आंतरिक उपद्रव, अगर ऐसा कुछ होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करेगी और कोशिश करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां की गवर्नमेंट चले। ठीक है, वहां की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। ठीक है, बट अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां की गवर्नमेंट नहीं चल पाती है, किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां की गवर्नमेंट नहीं चल पाती है, और ऐसा वहां का राज्यपाल, वहां का गवर्नर अगर ये बात बोल दें कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां की गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 355 वर्सेस 356 का डिफरेंस आप लोग समझ चुके। अब आते हैं आर्टिकल 365 पे। आर्टिकल 365 में क्या कहा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर हैं, जो भी गाइडलाइन है, उसे कोई भी स्टेट ये कहे कि हम नहीं मानेंगे, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनली ना मानना। कॉन्स्टिट्यूशनली वहां की अगर ब्रेकडाउन हो जाए, जैसे कि असेंबली काम न करे, कोलिशन गवर्नमेंट फेल हो जाए, पूरा करप्शन हो जाए, तो ऐसे केस में 356 लगा देंगे। अगर पाकिस्तान सपोज किसी पे अटैक कर दे, सपोज पाकिस्तान महाराष्ट्र पे अटैक कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंशियल रूल महाराष्ट्र में लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। तो इवन किसी भी स्टेट पे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे, किसी भी लोकेशन पे अगर किसी पे भी हमला होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। आर्टिकल 355 में सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो 365 में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर, जैसे कि अभी रिसेंट में देख सकते हैं कि कभी कभी होता है कि जो बीजेपी, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, उनके ऑर्डर नहीं मानते हैं। तो अगर उनके ऑर्डर नहीं मानते हैं तो ऐसे केस में ये बोला जाता है कि वहां पे उस स्टेट में हटा के प्रेसिडेंशियल रूल लगा दीजिए। लाइक अभी केरला में हुआ था। केरला में हुआ था कि वहां पे जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने कोविड-19 की क्राइसिस में रेस्टोरेंट और बाकी सब खोलने के लिए परमिशन दे दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा, आप हमारे ऑर्डर मानने के लिए बाइंडेड है, आपको बाइंडिंग है कि आप उस ऑर्डर को मानेंगे ही, आप उस ऑर्डर को मानेंगे ही, ये आपके ऊपर बाइंडिंग है। ठीक है, ऐसा बोला गया था। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला गया था। ठीक है, अब आते हैं इसके अप्रूवल के लिए। इसके अप्रूवल के लिए क्या प्रोविजन है वो देखते हैं। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट से जो भी प्रेसिडेंट किसी स्टेट में इमरजेंसी लगती है, जो भी किसी स्टेट में इमरजेंसी लगती है, तो ऐसे केस में उसको विद इन 2 मंथ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलना जरूरी है। अगर ऐसे केस में ऐसा कुछ होता है कि राज्यसभा सेशन में है या फिर लोकसभा सेशन में नहीं है, ठीक है, तो राज्यसभा से 2 महीने के अंदर अप्रूवल मिलना जरूरी है। ठीक है, 2 महीने के अंदर राज्यसभा से अप्रूवल मिलना जरूरी है। और जब लोकसभा फर्स्ट मीटिंग में आएगी, तो ऐसे में लोकसभा की मीटिंग के ठीक 30 दिन के अंदर, जो कि नेशनल इमरजेंसी के लिए था, 30 दिन के अंदर प्रेसिडेंट से परमिशन, इस प्रेसिडेंशियल रूल को अप्रूवल मिलना जरूरी है, लोकसभा से भी। अगर एक बार लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन मिल गया, ठीक है, तो वो 6 मंथ के अप्रूवल आफ्टर 6 मंथ ऐसे परमिशन मिलते रहने से 3 साल तक उस प्रेसिडेंशियल रूल को कंडक्ट कर सकते हैं।
उसको लागू करके रख सकते हैं, ठीक है। बट एक्सट्रीम केसेस में, जैसे कि पंजाब में हुआ था कि इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल 5 साल तक लगा के रखा गया था, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये इन चीजों का पार्लियामेंट एक्सटेंशन दे सकती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल रूल भी हम लोग देख लिए। अब आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी बहुत न्यूज में है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोरोना क्राइसिस से लड़ने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगाई जा सकती है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर किसी देश की खतरे में हो, तो अगर भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता खतरे में है, या भारत की आर्थिक साख खतरे में है, क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेटेंड है कि भारत बर्बाद हो सकता है, भारत पास पैसे नहीं है, तो ऐसे केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। अब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो विद इन 2 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इनको अप्रूवल मिलना जरूरी है। बट इन केस अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा सेशन में तो है, लोकसभा इलेक्शन में गई है, ठीक है, तो लोकसभा की मीटिंग के फर्स्ट 30 डेज के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी परमिशन मिलना जरूरी है, ठीक है। मीटिंग के फर्स्ट 30 डेज के अंदर परमिशन मिलना जरूरी है, ठीक। तो ये नेशनल इमरजेंसी हो गया, ये प्रेसिडेंशियल रूल हो गया, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब अगर देखा जाए तो सिर्फ इसमें एक जगह इमरजेंसी की बात की गई है, आर्टिकल 360। बाकी यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में बोला गया प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक। प्रेसिडेंशियल रूल में क्या बोला गया है, प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो फाइनेंशियल इमरजेंसी बोला गया है, ठीक। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं इसका इफेक्ट। अगर इमरजेंसी लगा दी गई तो क्या इफेक्ट होता है। तो अगेन इफेक्ट को भी मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है तो क्या इफेक्ट होगा, प्रेसिडेंशियल रूल अगर लगता है तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो क्या इफेक्ट होगा, वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है, जैसे कि जनरल टर्म में नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, तो अगर वो लगता है तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन में भी यहाँ पे 3 आते हैं, ठीक है। सेंटर और स्टेट के रिलेशन में भी 3 आते हैं, ठीक है। सेंटर और स्टेट के रिलेशन में 3 आते हैं। और कौन कौन से आते हैं सेंटर स्टेट के रिलेशन में। सेंटर स्टेट के रिलेशन में कौन सा आता है, पहला आता है वहां पे एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सेंटर स्टेट के रिलेशन में एग्जीक्यूटिव का आता है, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, लेजिस्लेटिव, ठीक है। सेंटर स्टेट के रिलेशन में दूसरा कौन सा आएगा, लेजिस्लेटिव। और तीसरा कौन सा आएगा, फाइनेंशियल, ठीक है। ये फाइनेंशियल, ये 3 प्रोविजन है, ठीक। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल, ये 3 प्रोविजन है। सेंटर और स्टेट के रिलेशन में क्या खटास आएगी, कैसा होगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन में। अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई, आर्टिकल 352 का यूज करके नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो ऐसे में जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन में रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करते रहेगी, स्टेट की सारे एग्जीक्यूटिव काम करते रहेंगे। बट काउंसिल ऑफ स्टेट, अगर मीन्स स्टेट का जो मंत्री परिषद है, उस स्टेट का मंत्री परिषद सेंटर की गाइडलाइन में ही काम करेगा, ठीक है। उस स्टेट का मंत्री परिषद सेंटर की गाइडलाइन में काम करेगा, ठीक। एग्जीक्यूटिव का ये हो गया। अब आते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में क्या होगा,
वो लेजिस्लेटिव भी अपना काम करते रहेगी, मींस लेजिस्लेटिव सस्पेंड नहीं होगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव सस्पेंड नहीं होगी, लेजिस्लेटिव भी अपना काम करते रहेगी, ठीक है। लेजिस्लेटिव भी अपना काम करते रहेगी, ठीक है। आते हैं फाइनेंशियल पे। एक बार नेशनल इमरजेंसी लग गई तो ऐसे केस में जो स्टेट के सारे फाइनेंशियल पावर हैं वो चले जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब किसी स्टेट को कितना फाइनेंसिंग करना है, किसी स्टेट को कितना फाइनेंसिंग करना है, किसको कितना नहीं करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। प्रेसिडेंट इस बात को लेकर डिसाइड कर सकते हैं फाइनेंशियल पावर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सेंटर स्टेट के रिलेशन में ये है। अब वो अगर वही सेंटर स्टेट रिलेशन को प्रेसिडेंशियल रूल के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा एग्जीक्यूटिव फंक्शन में रहेगा नेशनल इमरजेंसी में, प्रेसिडेंशियल रूल में एग्जीक्यूटिव फंक्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पावर नहीं होता, वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, तो वो चले जाता है पावर पूरा का पूरा गवर्नर के पास। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो खत्म हो जाते हैं और जो अपने ऑफिसर वाले एग्जीक्यूटिव, ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव हैं, वो गवर्नर की लीडरशिप में फंक्शन करते हैं, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव का क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे लेजिस्लेटिव का, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव का क्या होने वाला है, ठीक है। लेजिस्लेटिव का यहाँ पे क्या होने वाला है, तो लेजिस्लेटिव में खत्म हो जाते तभी तो वहां की सरकार गिर जाती है। लाइक अगर किसी विधानसभा में वहां की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई तो ऐसे केस में वहां की सरकार गिर गई तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव खत्म। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव खत्म मतलब ये लेजिस्लेटिव और ये दोनों तो गए। फिर आते हैं फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल में क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगता है तो सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर इवन प्रेसिडेंशियल रूल के केस में वहां के स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इवन जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें से पार्लियामेंट के थ्रू खर्चे किए सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को फुल परमिशन मिल जाता है कि वो किसी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से खर्चे कर सकें, ठीक। ये डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्लियर। एक अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सेंटर स्टेट का क्या रिलेशन है, और अगर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है तो सेंटर स्टेट का क्या रिलेशन है वो इसमें डिफरेंस है, ठीक है। अब आते हैं नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा और असेंबली की क्या पावर्स हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में असेंबली फंक्शन करते रहती है, ठीक है, बट अगर वो कोई लॉ बनाती है तो उसके लॉ को लोकसभा चेक कर सकती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसके बनाए हुए लॉ को चेक कर सकती है, और पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट इवन उस टाइम स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है, और उसके द्वारा बनाया हुआ लॉ स्टेट असेंबली के लॉ को ओवरराइड कर सकता है ऐसे में, ठीक। ये डिफरेंस है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के फंक्शंस में। देन आगे आता है फंडामेंटल राइट। अब अगर नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई तो फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैंने जैसे आर्टिकल 358 और 359 का डिफरेंस बताया था, आर्टिकल 358 और 359 का डिफरेंस बताया था, यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट नंबर 6 में वही यहाँ पे है कि फंडामेंटल राइट पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। तो 359 से सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। 358 का यूज करके आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल का जो इफेक्ट है वो हम देख चुके हैं। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर आते हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगा दी गई तो क्या होगा, सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनके
उनकी सैलरी और उनके जो अलाउंस होते हैं उसको कम किया जा सकता है। इससे सेंट्रल के पास पैसे बचेगा और उस पैसे का यूज जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है वो करने, उससे लड़ने में काम आ सकता है। अभी रिसेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए बढ़ाने से रोक दिया गया है, ठीक है। अब बढ़ाने से रोकना एक अलग प्रोविजन है, तो उसके लिए इमरजेंसी की जरूरत नहीं थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बढ़ाने से रोकना है। जैसे कि अभी 17% जो डीए मिल रहा है, अगर 17% से कम करके 12% करना होता है, 15% करना होता, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ती, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कम करनी पड़ती तो ऐसे केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ती, ठीक है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो डीए बढ़ने वाला था वो रोक दिया गया, तो ऐसे में फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो अब अगर देखते हो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 का यूज करके लगा दी गई तो क्या होगा। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई तो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डीए, सैलरी, इन सब में कटौती की जा सकती है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी, सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी के जुडिशरी ऑफिसर जो हैं उसमें भी कटौती की जा सकती है। ये इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये नेशनल इमरजेंसी रहा। अब इसका एक क्रिटिसिज्म भी है कि जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी अगर लगा दिया जाए, नेशनल इमरजेंसी लगा दिया जाए तो क्या होगा। एक तो फेडरल स्ट्रक्चर डाउन होता है, ठीक है। सेंटर अपनी मनमानी कर सकता है, जो सेंटर की रूलिंग पार्टी है वो मनमानी कर सकती है, स्टेट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। तो ये सब इमरजेंसी लगाने के बाद एक उसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया है। तो यहाँ पे कुछ मैं थिंकर्स की बात करता हूँ जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन